गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर बाद जवाब देता हूँ। गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी सीए इंटर, चैप्टर चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। कल हमने पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी है। उससे डिटरमाइन होता है कि इंटर स्टेट है कि इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसके लिए आपको दो फैक्टर्स डिटरमाइन कराने पड़ेंगे, पहला प्लेस ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा, ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो इंटर। कल जितनी भी बातें हुई उन सब को हमने नोट्स में जमाया है। ये नोट्स बाकी सारे नोट्स से थोड़े अलग हैं, ये प्योरली कॉपी पेस्ट है किसी और बुक में से, ठीक है। नाम बता के मैं उनको थोड़ा प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये कॉपी पेस्ट है, जितना मुझे लगा उतना चेंज किया, बाकी 99% नहीं बने अभी भी, बहुत सारी गलतियाँ हैं। ये जितने हैं उतने लाया तो थोड़े ही हूँ, लेकिन एडिटिंग अभी इसकी भी बाकी है। तो 1 2 3 तीनों बात सिर्फ एक बात बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों चाहिए। आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी डिटरमाइन करने के लिए कैसे डिटरमाइन होगा, दो चीज़ों से, लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लाई जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो, प्लेस ऑफ सप्लाई ये अपन पढ़ेंगे। तो पहला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आता है सेक्शन 10 में। ये सेक्शन 10 में हमने 1A B C D E और 2 1A नॉर्मली जब मूवमेंट रिक्वायर्ड होता है तो जहाँ मूवमेंट टर्मिनेट होता है, ये थर्ड पर्सन के कहने पे, तो जहाँ पे थर्ड पार्टी हमारी रजिस्टर्ड है, मतलब जो रेसिपिएंट है जिसको आप बिलिंग कर रहे हो वो जहाँ रजिस्टर्ड है वो उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जाए। फिर ये है नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जहाँ आपने उसको हैंड ओवर किया है। फिर डी है आपका असेंबली एंड इंस्टॉलेशन, तो जहाँ असेंबल किया है वहाँ। फिर ये है ऑन बोर्ड, तो जहाँ से आप उसको लेके चले हो ऑन बोर्ड हुआ है वहाँ। ये है एनी अदर केस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे खत्म हो गए। अच्छा, पूरा डिटेल दे रखा है। सेक्शन 10 आपका था विद इन इंडिया वाला, कि दोनों भाई साहब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। 11 है कि जब इंडिया के ना हो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, आइदर आप बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब सिलेबस में नहीं है आपके, फिर भी यहाँ लिख दिया है क्योंकि बहुत छोटा है। 11A किसके केस में, इंपोर्ट के केस में। इंपोर्ट के केस में हम परचेज करके बाहर से लेके आ रहे हैं, तो जिस स्टेट में ला रहे हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टर कौन है, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जहां हम लेके आए हैं वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम अब बेच रहे हैं, तो उस केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया जहां हम भेज रहे हैं, ठीक है। सप्लाई जी ये लोग अब ये इन्होंने सही लिखा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, या यूँ कहें इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज शुरू से यही है, हमारे एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि मैंने ए ने बी को माल सेल किया और बी ने कहा कि यार ये मेरा जो माल है ये सी को डिलीवर कर देना, तो इन कॉमन पार्लेंस थर्ड पार्टी कौन हुई, सी। पर इंस्टीट्यूट यूँ कहता है, इंस्टीट्यूट भी नहीं, जीएसटी का एक्ट यूँ कहता है कि आप जब माल सी को दे रहे हो तो सी को माल सप्लाई कर रहे हो किसके कहने पे, थर्ड पार्टी के कहने पे, बी के कहने पे। तो जब आप किसी को माल डिलीवर करो किसी थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन मतलब बी के कहने पे, तो जहां पे बी रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझ में आया, मीन्स हमने जो रूल पढ़ा है बिल्कुल सही है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने इसलिए रहने दिया क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी वैसे ही लिख के आना है, सोल्यूशन जब लिखना है तो भी वैसे ही लिखना है कि थर्ड पार्टी कौन, जिसके इंस्ट्रक्शन पे आपने रिसिपिएंट को माल दिया। तो डीम रिसिपिएंट कौन कहलाएगा, वो डीम रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो जहाँ पे रजिस्टर्ड है वही उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगला है सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में 12 और 13, 10 और 11 गुड्स में, 12 और 13 आपके सर्विसेज में। 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिपिएंट इज इन इंडिया। देखो अब इंटरेस्टिंग बात है, दोनों लोग इंडिया में हैं, सर्विस बाहर हो सकती है, ये सेक्शन का एप्लीकेबल होगा। दोनों लोग कहाँ पे हैं, इंडिया में, सर्विस तो बाहर की हो सकती है ना।
एग्जाम्पल, मैंने किसी ट्रैवल एजेंट से यूरोप का टूर बुक करा लिया, तो सर्विस तो सारी मेरे को कहाँ मिली? यूरोप में। लेकिन मैं भी इंडिया का हूँ, ट्रैवल एजेंट भी इंडिया का है, तो क्या अप्लाई होगा? 12। Where place of supply of service, where location of supplier or recipient is outside India, either one, दोनों में से कोई एक कहाँ का है? बाहर का है। मतलब मैंने यूरोप का टूर बुक कराया किसी यूरोपियन ट्रैवल एजेंट से, तो फिर अब ये सेक्शन 13 में चला जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ 12 ही है, ठीक है? 12। अब कल मैंने ना आपको बताया था कि देखो सेक्शन 12 में जो भी लिखा हुआ है वो सबसेक्शन 3 और 4 में लिखा हुआ है, जो डिटेल स्पेसिफाइड रूल्स हैं, जिसमें हम अलग अलग सर्विस अलग अलग पढ़ रहे थे, ठीक है? अब उन्होंने कहा है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई में ये भी रहने दो, दिख रहा है क्या आपको? तो फिर यार ऐसे धुंधला धुंधला तो किसी मतलब का नहीं है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं देख नहीं पाऊंगा कि तुम कहाँ देख रहे हो, है ना? तो तुम लोग तो सारे यही देखो। सेक्शन बुक निकालो, बुक में देखो सेक्शन 12(1) क्या कह रहा है। 1 तो शायद एप्लीकेबिलिटी बता रहा है कि ये सेक्शन उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जहाँ रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, ठीक है? फिर 2 कह रहा है कि 3 और 4 को छोड़ के ये रूल है हमारे, तो ये 2 पढ़ा रहा हूं मैं कि एज पर सेक्शन 12(2) 3(1) to 3(14) है कि 3(2) 3 to 14 है, ओके, ठीक। सेक्शन 12(2) कहता है कि एक्सक्लूडिंग, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग अंडर सेक्शन 12(3) to 12(14) इनको छोड़ दो आप, मतलब ये तो तेल लेने के सारे, ये स्पेशल रूल्स है, इनको होने दो। अब जो बाकी की चीजें हैं, बाकी की जितनी भी सर्विसेज है, उसमें हम ये देखेंगे कि आपने किसको दिया, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया। मींस रजिस्टर्ड पर्सन यस और नो। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जहां पे वो रजिस्टर्ड है। सर्विस कहीं भी दी हो, सर्विस से मुझे मतलब ही नहीं। स्पेशल सर्विस को छोड़ दो, जिसके बारे में डिटेल रूल पढ़ने वाले हैं, उसको छोड़ने के बाद दुनिया भर की जितनी भी सर्विसेज होती है, अब सारी सर्विसेज को तो बुक में लिख नहीं सकते हैं ना हम, तो उन्होंने 14 सर्विसेज मतलब 12 सर्विसेज लिख दी। उसके बाद वो कह रहे हैं अब कोई सी भी सर्विस हो, एग्जाम्पल मेरी सर्विस उस 14 सर्विस में नहीं है, टीचिंग की सर्विस, तो मैं कह रहा हूँ मैं टीचिंग की सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूँ। तो मैं सर्विस कहीं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो पर्सन जहाँ का है वही क्या लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा। समझेंगे नहीं? ठीक है? नहीं सर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हो तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, जिसको दे रहे हो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या? मैं कहता हूं यस सर, मैं कहता हूं नो सर। अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, मतलब मैं मेरी सर्विस का नेचर ऐसा है कि मैं पहले पूरा इंक्वायरी फॉर्म भरवाता हूं, तो लिखित में मेरे पास उसका एड्रेस है। इफ यस, तो जहां उसका एड्रेस है वो एड्रेस ही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। और नहीं सर मेरे पास एड्रेस नहीं है, मेरा सर्विस का नेचर ऐसा है कि मैं रास्ते चलते कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, मुझे एड्रेस प्रोवाइड लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये याद रखना, वापस बोलता हूँ ये बेस है हमारा। 14 सर्विसेज 12 सर्विसेज अपन अच्छे से याद रखेंगे, उसके सिवा किसी भी अलती भलती सर्विस का अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड को दिया क्या, आप कहते हो यस, तो प्लेस ऑफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड को दिया
तो आपके पास एड्रेस मौजूद है क्या? हाँ सर। तो वो जो एड्रेस है वही क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं सर, एड्रेस मौजूद नहीं है। तो जहां पे आप हो, जो प्लेस ऑफ सप्लायर है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मींस सर्विस आपने कहाँ प्रोवाइड करी ये तो मतलब की नहीं। अब मैं सेमिनार्स प्रोवाइड करता हूँ मान लो, और वो उन 12 सर्विसेज में नहीं, मैं अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को देता हूँ यहीं बैठे बैठे, या उनका कहीं पे कहीं कैंप साइट हुआ, ऑफ साइट पिकनिक हुई, उन्होंने सेमिनार बनाया, मैं वहाँ गया और सेमिनार देके आया, कल एग्जाम्पल लिया था। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो मुंबई का रजिस्टर्ड पर्सन है, गोवा में उसने सेमिनार करवाया, मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूँ, मैं गोवा जाके सेमिनार देके आया, तो वो तो रजिस्टर्ड है ना, तो मुंबई। ठीक है। अब जिसको मैंने रजिस्टर्ड नहीं है सर, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्ट्रेशन की उनको जरूरत नहीं थी, तो मेरे पास का एड्रेस तो होगा ऑन रिकॉर्ड। मेरी सर्विस का नेचर ऐसा बोलता है, इतनी बड़ी सर्विस है, आप वहाँ जा रहे हो बिना एड्रेस के, कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई फॉर्म या एग्रीमेंट आपने साइन किया होगा। तो अगर आपके पास एड्रेस है तो जहाँ का एड्रेस है, मान लो अब वो थे पुणे के और उनकी कैंप साइट चल रही थी गोवा में, तो पुणे। नहीं सर मेरे पास एड्रेस नहीं है, तो कोई सी भी दूसरी छोटी मोटी सर्विस है जहाँ पे आप एड्रेस लेना जरूरी नहीं समझते, छोड़ो, तो फिर उसके बेस में जहाँ पे आप हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैजिशियन की सर्विस, तो ये उसने अब रोड शो किया, या फिर यूँ कहें ये हमारे ग्रेट इंडियन सर्कस आ गए, तो अब ये जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, मेरा नाम गलत ले लिया क्या? सही है, गोल्डन सर्कस है, इंडियन तो नहीं है, ग्रेट ही दिखा ना, आगे पढ़ा नहीं ना। सर्कस आ गया, उसने आपसे एड्रेस तो लिया नहीं पर सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में जहां पे वो रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। क्लियर है? ये हमारा बेसिक रूल आज के बाद खत्म हुआ, इसकी जरूरत अब आगे नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ना ये जो फ्लो चार्ट आपको दिखेगा ना, जब आप नोट्स में देखोगे तो ये इस तरीके से है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 3 to 14 में कवर हो रहा है क्या? आप कह रहे हो यस, तो 3 to 14 में हमने सेपरेटरी रूल लिखे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जाओ। आप कहते हो नो, तो सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, 3 to 14 वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, तो रजिस्टर्ड पर्सन है क्या? आप कह रहे हो यस, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट, जहां का वो रिसिपिएंट है। नहीं सर रजिस्टर्ड नहीं था, तो एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ऑन रिकॉर्ड आपके पास एड्रेस है क्या? आप कहते हो यस, तो जहां पे वो रजिस्टर्ड है जो उसका एड्रेस है वो। आप कहते हो नो, नहीं सर एड्रेस नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। इस पूरी पिक्चर में जो गायब है ना वो क्या है? लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। मतलब ही नहीं रखता कहाँ आपने परफॉर्म किया, इससे कोई मतलब ही नहीं। जैसे मेरी कंसल्टेंसी सर्विस, मैं देश के किसी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ जूम कॉल कॉन कॉल के ऊपर। ठीक है। अब मैं जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो रजिस्टर्ड को कर रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड को कर रहा हूँ? सर रजिस्टर्ड को कर रहा हूँ, तो वो जिस स्टेट का होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो, तो भैया एड्रेस है क्या? नहीं है। सर एड्रेस है, तो जहाँ का एड्रेस है, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, एड्रेस तो रजिस्टर्ड ही होगा आपके पास। नहीं सर एड्रेस भी नहीं है, तो जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो। सर हम रजिस्टर्ड नहीं हुए तो फिर हम ये बातें क्यों कर? जब आप भी रजिस्टर्ड नहीं हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर हम ये बातें करी क्यों है? ठीक है, ओके। अब इसमें ना सर दो चीज आई, अगर आप इस चार्ट को ढंग से देखोगे तो इस चार्ट में दो चीज निकल के आई। एक तो आया प्लेस ऑफ सप्लायर और एक आया लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट। तो एक लोकेशन सप्लायर की, अगर एड्रेस नहीं है तो, या वो तो रजिस्टर्ड है, या आपके पास एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो सर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट किसको बोलेंगे? तो ये रही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर का एक चार्ट। ये एग्जैक्टली हमने आपकी बुक में से उठाया। कि लोकेशन किसको बोलेंगे? वो ये है, इनिशियल पेजेस में ही है डेफिनेशंस के टाइम पे, इनिशियल पेजेस में ही है डेफिनेशंस जहां पे लिखी हुई है। दो चार्ट बने हुए होंगे आपको सेम कलर में। बेटा डेफिनेशंस में और पहले इनिशियल 4.8 और तो अब ये क्या कह रहा है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जिसको आप सर्विस दे रहे हो उसकी लोकेशन कैसे डिटरमाइन होगी? सप्लाई
रिसीव्ड एट प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। क्या आपने सप्लाई कहाँ पे रिसीव करी? सर उस प्लेस पे जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो फिर लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उस प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। फिक्स इस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया पर आपने सर्विस कहीं और आपके ही फिक्स इस्टेब्लिशमेंट में ली। लोकेशन ऑफ सच फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, अब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या मानी जाएगी, वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो। एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैंने मेरा शॉप और मैंने मेरा गोडाउन, मैंने ये दो चीज क्या कर रखी है, रजिस्टर करा रखी है। और मेरा एक गेस्ट हाउस भी है। अब जो मैंने सर्विस ली वो गेस्ट हाउस से रिलेटेड नहीं थी, और वो उस गेस्ट हाउस में मैंने वो सर्विस ली, ठीक है। अब वो सर्विस मैंने जहाँ ली वही फिक्स एस्टेब्लिशमेंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, रेसिपिएंट है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। More than one establishment where place of business of establishment, location of establishment most directly concerned with the receipt of supply. So मैंने जो सर्विस ली, एग्जाम्पल पेस्टिसाइड की सर्विस ली, तो मैंने ऑफिस के लिए भी ली, गोडाउन के लिए भी ली और वहाँ के लिए भी ली, या फिर मैंने ट्रेनिंग की सर्विस दी, या XYZ पेंटिंग की सर्विस, कोई सी भी सर्विस जो डायरेक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली नहीं थी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली जो मैं कह रहा हूँ पेंटिंग वाली है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। आपने कोई एंटरटेनमेंट सर्विस ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लिंक नहीं थी वो, तो उस केस में जो प्लेस डायरेक्टली लिंक थी वो प्लेस। अगर ऐसी कोई नहीं थी तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ये आगे फर्दर डिटेल्स में अपन पढ़ने वाले हैं। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, ऐसे कुछ है ही नहीं, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट, तो उस केस में जहां वो रहता है वही क्या है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। देखो अच्छा, यहाँ पे हम इन चार्ट्स में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है, ये कैसे डिटरमाइन करें। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस, रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड तो है, लेकिन जहां पे मैंने सर्विस दी है, जहां पे मैंने सर्विसेज परफॉर्म करी है वो रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। दो जगह पे थोड़ी थोड़ी सर्विस यहाँ ले ली, थोड़ी सर्विस यहाँ ले ली। एग्जाम्पल, मेरी टीचिंग वाली सर्विस, मेरी कंसल्टेंसी वाली सर्विस, मैं वहां जाके सर्विस देता था, मैं यहाँ जाके सर्विस देता था, तो भाई जो डायरेक्टली कंसर्न हो तो रजिस्टर्ड वाली ज्यादा कंसर्न होती है, तो रजिस्टर्ड वाली, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ भी नहीं है तो जो उसके क्या है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, डिट्टो सेम है, कि अब जो सप्लायर है उसकी भी कोई रजिस्टर्ड प्लेस है तो वही रजिस्टर्ड प्लेस, उसका कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, अगर एक से ज्यादा है तो जो डायरेक्टली कंसर्न है, तीसरा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जहां वो सप्लायर रहता है वो। क्लियर, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला, 3A इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, 3B इमूवेबल प्रॉपर्टी में अकोमोडेशन वाला, 3C और उसी प्रॉपर्टी में कोई मैरिज और ऑफिशियल कल्चर की सर्विस प्रोवाइड करने वाला। ये सारी चीज पढ़ लिया हमने कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे लोकेटेड होती है वही क्या मानी जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और एक 3D भी था, इन तीनों में आएगा कि इन सारी चीजों से रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज भी, इन सब में जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही आपकी क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। एक तरीके का रिवीजन हो गया। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सेम एज 13(3)(a), 12(3)(a) और ये रहा 12(3)(a) में एक्चुअल रूल कि अगर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। क्लियर है, ठीक है। ये सारी बातें हम कल पढ़ चुके हैं। टू बी क्रिस्टल क्लियर, हमने सबसेक्शन 1 में ये पढ़ा कि ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में हो, सर्विस तो बाहर हो सकती है ना, ठीक है। अभी एक कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीपल स्टेट्स में लोकेटेड है, प्रॉपर्टी ही इतनी बड़ी है कि थोड़ा हिस्सा एक स्टेट में है, थोड़ा हिस्सा दूसरे स्टेट में है, ये सर्विस इस नेचर की है कि थोड़ी सर्विस इस स्टेट में, फिर इस स्टेट में, फिर इस स्टेट में, तो उसका प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जांपल सारे दे रखे हैं, ठीक है। मुझे अभी इस टेबल को थोड़ा कट शॉर्ट करना बाकी है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, टेबल जैसा कोई बेनिफिट हमें यहाँ मिल नहीं रहा, लेकिन अभी रीड कर लो, मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आपको जो प्रिंटेड नोट मिलेगी इसमें और भी व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन होटल। अभी ये जो एग्जांपल है किसका है, होटल का है, कि अकोमोडेशन सर्विस आपको प्रोवाइड करी जा रही है। और वो होटल कैसा है
कि जो सिर्फ एक ही स्टेट में है, मतलब मैं जहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो होटल एक ही स्टेट में है, वो कोई बॉर्डर का होटल नहीं है कि आधा इस स्टेट में हो और आधा इस स्टेट में हो, एक ही स्टेट में। तो सिंपल है सर, नंबर ऑफ नाइट स्टेट इन ईच प्रॉपर्टी मीन्स मैंने पूरा पैकेज बुक कराया, पैकेज में मैंने साउथ का पैकेज बुक कराया, तो कल एग्जांपल लिया था ना, थोड़ा केरला, थोड़ा तमिलनाडु, थोड़ा कर्नाटका, तो जहाँ जहाँ जितने जितने नाइट्स मैंने स्टे करे हैं उतना उतना प्रोपोर्शन हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोपोर्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं था। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट था कि आप इस प्रॉपर्टी के लिए इतना चार्ज कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी के लिए इतना चार्ज कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी के लिए इतना चार्ज कर रहे हो, तो फिर उस केस में तो जिसके लिए जितना चार्ज कर रहे हो उतना प्लेस ऑफ सप्लाई उसके लिए है। एग्जाम्पल, आज अगर मैं किसी ट्रेवल एजेंट से पैकेज बुक कराता हूँ तो वो लोग शाने क्या करते हैं, पूरा लमसम पैकेज देते हैं और मुझे मेरी इटिनरी बना के दे देते हैं कि आप यहाँ पे लैंड करोगे, हमारी ये गाड़ी नंबर, ये ड्राइवर आएगा, आपको यहाँ से यहाँ पिक करेगा, 2 नाइट का स्टे आपका यहाँ है, 2 नाइट का यहाँ है, 2 नाइट का यहाँ है, और अमाउंट पूरा देता है। मैंने उससे कहा यार लिख के दे कि जो 2 नाइट का स्टे है ना, इधर का पैसा कितना है, इधर का पैसा कितना है, इधर का पैसा कितना है, और तेरे चार्जेस कितने हैं, अकोमोडेशन हटा के फिर ट्रांसपोर्टेशन कितना है, मैंने हर चीज लिख के मांगी उससे। तो अगर मैंने एग्रीमेंट करवा लिया कि इधर का इतना, इधर का इतना इतना, तो हो सकता है कोई होटल बहुत लविश हो, उसका 1 लाख किराया हो और अगले का 50,000 ही हो, लेकिन दोनों में 2 नाइट था, तो उसका 1 लाख, इसका 50,000, लेकिन 4 नाइट के लिए 1.5 लाख रुपए उसने पूरे ही ले लिए मुझसे और बताया ही नहीं। फिर तो 2 नाइट उधर, 2 नाइट इधर, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और 75 इधर, 75 इधर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, चालू, बहुत सिंपल सी बात थी। तू रह गई होगी कर्नाटका, वहीं घूमने चली गई होगी तू, इसलिए बात समझ में नहीं आई। बाकी सबको बात समझ में आई, वैशाली तेरे को समझ में आई, तो सब मैंने इसको तो फिर क्लास के बाद, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कैसी थी? जो प्रॉपर्टी सिंगल स्टेट में डॉक्यूमेंट थी, सिंगल स्टेट में प्रॉपर्टी बॉर्डर वाली नहीं थी। बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी समझ गए ना? हाँ, अब देखो, all other services provided in relation to the removal property, including services by accommodation, such property is a single property, where such property is a single property located in 2 or more continuous state or union territory। अब साला जहां पे मैं रुका हूं, जहां मुझे accommodation, वो प्रॉपर्टी बॉर्डर पे, आधे राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में, तो सर फिर क्या करें? एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी। सर ये नहीं लिखेंगे जब मेरा कमरा कौन सी स्टेट में था, ये ज्यादा तुम जीपीएस लेके बैठो, जब हम सो रहे हैं तब जीपीएस कहाँ पे है, तो ये कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, ठीक है। ये तो अब उनको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो होटल अकोमोडेशन वाले, होटल वाले आपको सर्विस दे रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो उनको डिटरमाइन करनी है। तो अगर उनका होटल ऐसा है कि आधा इधर आधा उधर है, तो उस रेशियो में ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करके देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, अब कह रहा है कि सर अकोमोडेशन कहाँ था? हाउस बोट, वेसल, एंसिलरी सर्विस, मतलब क्रूज वाली सिस्टम था सर। तो उसमें तो हमें क्या पता कहाँ रात रुके कहाँ नहीं रुके, तो चल गई। तो उसके हिसाब से फिर तो टाइम स्पेंड बाय द बोर्ड इन ईच सच स्टेट। सर अब ये कौन घड़ी लेके बैठा रहेगा? तुम थोड़ी बैठे रहोगे। डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, वो डिक्लेयर करेगा कि मैं इस स्टेट में इतना टाइम रहा, इस स्टेट में इतना टाइम रहा, उस टाइम प्रोपोर्शन के बेसिस में। मीन्स आप समझो, ये अब आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज रूल पढ़ा रहा है कि मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ और आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़े, और अब आपका क्लाइंट कौन है? जो ऐसे क्रूज मेंटेन करता है। आपका क्लाइंट कौन है? जिसके ऐसे होटल्स हैं। तो अब आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स जो है ना, ये आप लोग रीड कर लेना, आप लोगों के लिए मैंने सारी चीजें समझा दी आपको, ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज। लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे ये एक्चुअली परफॉर्म करी गई है। अब इसमें ये एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, मैं बहुत सारे पेपर्स में देख चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि रेट जो होती है ना होटल रूम्स की, कि रेट कितनी लगेगी। तो अगर आपका होटल रूम का टैरिफ अप टू 7500 है तो 5% विदाउट एटीसी, मोर देन 7500 रुपीज पर नाइट है तो 18% विद
ITC, आउटडोर केटरिंग 18% विद ITC। तो नॉलेज पर्पस के लिए लिखी गई है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड। ये तो इको है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अगला चलते हैं, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाँ हाँ, ट्रेनिंग एंड अभी आप देखो ये रूल्स है ना, समझने में बहुत सिंपल है। हाँ सर जो आप कह रहे हो उन्होंने रूल बना दिया, ओके समझ में आ गया, ज्यादा प्लेस है, लेकिन ये याद रखने में डिफिकल्ट हो जाएंगे। अभी ये एक दो है, अभी तो पहले ही पढ़ा अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल था। जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है डिवाइड करना है तो कर देंगे सर, नाइट के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे, टाइम स्पेंड के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। कॉमन सेंस वाली बातें याद रह जाती है, लेकिन जब ये कॉमन सेंस बढ़ता जाएगा ना, राय का जब पहाड़ बनेगा तब खिचड़ी बनने लग जाएगी फिर, तो तब याद रख पाना बहुत मुश्किल है। तो इन सारी चीजों का एक ही तरीका होता है कि आप इनको रिपीटेटिव बेसिस पे रिव्यू करो, बार बार इनको रिव्यू करो। आज पढ़ा 3 दिन बाद वापस एक बार रिव्यू कर लिया, 4 दिन बाद वापस एक बार रिव्यू कर लिया, तो फिर ये हमें याद रहेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम देने जाएंगे सुबह पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब अगला कौन सा है सर, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये जो सेमिनार वगैरह होता है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जहां का रजिस्टर्ड पर्सन है वो। नहीं सर आप रजिस्टर्ड पर्सन को तो नहीं दे रहे हो, वेयर द एक्चुअली परफॉर्म, तो हाईलाइटर लोगे, ये दो वर्ड याद रख लोगे आप, ठीक है। जहां का रिसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है, नहीं है रजिस्टर्ड तो जहां वो एक्चुअली परफॉर्म करी गई है, ठीक है। एग्जांपल आप लोग पढ़ लोगे। एडमिशन टू, वही कोई फंक्शन है जहां पे कल्चरल इवेंट चल रहा है, आर्टिस्टिक है, स्पोर्टिंग है, साइंटिफिक है, एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क एंड अदर प्लेसेस। सिंपल, जहां पे आप टिकट लेके एंटर होते हो, लिख देना यहाँ पे, जहां पे हम टिकट लेके एंटर होते हैं। सिंपल। अब अगर वो और उसी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो जहां पे वो पार्क वो लोकेशन है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड हो के अनरजिस्टर्ड हो। और थोड़ा लॉजिकल तो सुनो, आप ये अम्यूजमेंट पार्क वाले आपको जब टिकट देते हैं तब आपसे एड्रेस लेते हैं क्या? आपसे जीएसटी नंबर मांगते हैं क्या? तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो रिसिपिएंट के बेसिस पे, उसके लोकेशन के बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर पाए? वो तो हमारी जगह पे आप कोई भी आओ, वो पूछते हैं कि आप राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कुछ बोलते हैं क्या वो लोग? ला भाई साहब 600-700 रुपये दो, ये लो टिकट लो, जाओ अंदर, ठीक है। तो उस केस में तो जहां पे वो प्लेस है, जहां पे वो इवेंट हो रहा है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। एग्जांपल फिर से आपके हवाले, ऊपर वाले इवेंट को आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो या स्पॉन्सरशिप का इवेंट कर रहे हो। उस केस में अब भैया, अब आप ऑर्गेनाइजर हो, आप ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दे रहे हो, तो आप एक मोटी सर्विस दे रहे हो, आप 600-700 रुपये नहीं ले रहे हो, आप लाखों का काम कर रहे हो। तो भैया ये सर्विस किसको दे रहे हो? रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो जहां का वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो नहीं सर लोकेशन अनरजिस्टर्ड है, तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जहां का वो रिसिपिएंट है वो। मतलब घूम फिर के बेवकूफ लोग वापस यहाँ आ गए। ऊपर भी तो रिसिपिएंट नहीं बोला, ऊपर भी रिसिपिएंट बोला, और क्या बोला कि अगर रजिस्टर्ड है तो फिर तो कहीं भी होगा रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां हो रहा हो वहां। सर जो हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया है, तो फिर वापस से जहां का रिसिपिएंट है वहां एड्रेस लो भाई उसका, ठीक है। एग्जांपल्स आप पढ़ लोगे। इवेंट्स हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट, वापस से बात वही हो रही है कि अगर 2 स्टेट में इवेंट होल्ड हो रहा है, मतलब वही जस्टिन बीबर आया, जस्टिन बीबर ने अपूर की केटरिंग सर्विस को बुक कर लिया कि जहाँ पे भी ये मेरा इवेंट होगा वहाँ पे ग्लूकोज के पाउचेस बांटना, बेटा बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को नाचते रहेंगे वो, ठीक है। उस केस में अब ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो तो उदयपुर, जयपुर, कोटा तक आ गया सारा, तो जाने कहाँ भटकेगा फिर वो है। उस केस में क्या कह रहा है, deemed to be each respective state in proportion to the value of services determined in terms of contract of agreement entered into this regard। अपूर्व ने हर जगह के अलग अलग पैसे चार्ज किए होंगे ना, नहीं किए हैं तो the above provision applicable only when the recipient is unregistered। ये तो सर अनरजिस्टर्ड नहीं होगा,
फिर वहीं तो हम लोकेशन के वाइज चलते हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है, जहां वो रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब वो भले ही भटक भटक के कहीं पे भी अपने सेमिनार्स करवाए, उससे मुझे क्या मतलब, ठीक है। उस केस में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, अब ये तो पूरा एग्जाम्पल ही है कि कितना कितना हमने किया। द 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज S1 में 2, और ये प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल लॉजिकल प्रोपोर्शनेट कर रखा है कि इसने जिस कंपनी को, जिसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, उसने 3 इवेंट करवाए, 2 एक स्टेट में और एक स्टेट में, 3 लाख रुपए लिए, तो 2 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा, 1 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा। सिंपल प्रोपोर्शन जो हमारा बना, ठीक है। सारी केस में वो जो हमें टेक्स्ट वाइज जनरेट करके देगा, इसमें हर स्टेट का अलग-अलग दिखाया जाएगा। हाँ। ये स्टेट में 18 स्टेट का, और वो हर स्टेट को फिर अलग-अलग देगा। मेरे टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंगली तो वो हर स्टेट का अलग इनवॉइस जनरेट करके देगा आपको। हर स्टेट का अलग इनवॉइस। हाँ, कि ये आपका राजस्थान के लिए, ये आपका गुजरात के लिए, ये आपका महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि एक इनवॉइस में मैंने जहाँ तक देखा है एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड होता है, क्योंकि जो इनवॉइस होता है ना वो उस इनवॉइस का प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है तो फिर उसको 2 अलग अलग इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर वो पेज के हिसाब से करेगा, रूम गवर्नमेंट को जिस गवर्नमेंट में नहीं, अब आप इसको थोड़ी पे करना है, इसको तो कॉमन पोर्टल पे चढ़ाना है बस। और ये यूँ कह रहा है कि देख, अगर तुम्हारे 2 स्टेट है, स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, और मैं तो किसी 3rd स्टेट का हूँ, तो दोनों ही IGST है। वो जो पैसे देगी वो तो सरकार अपने इंटरनल प्रोसेस के थ्रू देती रहेगी, हमें तो IGST मेंशन करके हमारा सेट ऑफ करना है लायबिलिटी को, ठीक है। हिमानी क्या दे रखा है? मैं समझा नहीं। चार्ट कंसोलिडेटेड किया है तो उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे ना, पूरा पढ़ना ना तुम। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे डिफरेंट है, सेम है। मैंने सही पढ़ाया है, तू तो वो डाउट हो तो मेरे को किताब लिया ना, जो डिफरेंस होगा वो उस टाइम पे समझ लेंगे, ठीक है। अगला बिलिंग कौन करेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर है। अब हाँ, जो ऑर्गेनाइजर वो बिलिंग करेगा ना उसको। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल समझाता हूँ कि अभी आपको पता है मैं मॉडर्न स्कूल में जाता था, तो मॉडर्न स्कूल का वो मॉड फेस्ट करवाते हैं वो लोग। हाँ, बहुत चर्चे हैं उसके, मतलब मॉड फेस्ट, मतलब वो मॉड फेस्ट किसी अवार्ड फंक्शन से कम नहीं होता है उनका। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है उस मॉड फेस्ट के ऊपर, ठीक है। हाँ, आराम से। तो अब उनके 4 स्कूल हैं, एक जयपुर में है, एक कोटा में है, एक नया नौरा में है और एक बारा में है। तो वो एक ही इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुक करते हैं चारों स्कूल के लिए, एक ही कोरियोग्राफर को बुक करते हैं चारों स्कूल के लिए। अब वो चारों स्कूल की उसको अलग अलग प्राइस कोड करता है कि इधर के इतने, इधर के इतने, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली, नंबर ऑफ एरिया के अकॉर्डिंगली, जो भी उनका डील होगा। तो वो चारों स्कूल के लिए अलग अलग बिल रेज करता है ना वो इवेंट ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ से अपन ने बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, ये अपन ने कल नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर। कि अब आप ट्रांसपोर्टेशन किसका है? गुड्स का, इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर है। मेनली तो ये GTA सर्विस के लिए ही है कि आप जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो पहला रूल, अगर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, और दूसरा रूल अगर अनरजिस्टर्ड के लिए है, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें है ना एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बच्चे माइंड में बिठा लेते हैं, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बोल रहा हूँ, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स नहीं बोल रहा हूँ, बस बोलो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बोल रहा हूँ, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स नहीं बोल रहा। मतलब मुझे मेरे भाई को कुछ गुड्स पहुंचाने हैं मुंबई, तो मैंने यहाँ पे हैंडओवर किए और उसने मुंबई पहुंचा दिए, तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन हुआ? मैं कि मेरा भाई? मैं।
सर्विस मैं ले रहा हूँ ना उससे। रिसिपेंट ऑफ गुड्स कौन हुआ? मेरा भाई। तो मेरे भाई से उसको कोई लेना देना नहीं, पहली बात। किससे लेने देना है? आपसे। अब मैं अगर रजिस्टर्ड हूं तो मैं जहां रजिस्टर्ड हूं वही प्लेस ऑफ सप्लाई, और मैं अगर रजिस्टर्ड नहीं हूं तो जहां मैंने उसको गुड्स हैंड ओवर किए कि भाई पहुंचा देना, तो मतलब जहां हैंड ओवर किया तो वहां से वहां तक पहुंचाएगा ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो सोर्स ही क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। वापस बोलो, एग्जांपल लेके बोलते हैं। एज अ बीसीसी मैंने अब ऑनलाइन नोट सेल करना चालू कर दिया, ठीक है? तो बच्चे पैसे देते हैं, हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? अब मैंने एक कुरियर एजेंसी ले ली कि जो अब क्या करेगी, यहाँ से नोट्स उठाएगी और फिर कुरियर कर देगी, ठीक है? अब मैं तो एक रजिस्टर्ड पर्सन, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है? कोटा राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोटा राजस्थान। भले ही वो नोट्स पूरे इंडिया में कहीं भी फैल रहे हो, समझे कि नहीं? अब भाई मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है? मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, जो असल में मैं नहीं हूँ, लेकिन ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने एक कुरियर वाले कंपनी से टाई अप कर लिया कि सर आप मेरे ऑफिस से नोट्स उठाओगे, हम आपको सबके ऊपर एड्रेस लिख के दे देंगे, आप वहाँ क्या कर दोगे? इसको डिलीवर कर दोगे। तो अब मैं तो कहीं रजिस्टर्ड हो ही नहीं, तो मैंने उनको कहाँ हैंड ओवर किया? वही कोटा राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कोटा राजस्थान। भले ही वो 100 अलग अलग पार्सल हो, कुछ गुजरात जा रहे हो, कुछ महाराष्ट्र जा रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हो, पर मैंने कहाँ हैंड ओवर किया? कोटा राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कोटा राजस्थान। डन। राजस्थान का है, बट वो अभी फिलहाल के लिए गुजरात गया हो, वहाँ से कुछ राजस्थान भेज रहा है। तो राजस्थान मैं आपको बताता हूँ ना, मेरा एक क्लाइंट है, वो पुरानी गाड़ियाँ खरीदता है, उसको डिसमेंटल करता है और उसके पार्ट्स अलग अलग बेचता है। तो जहाँ भी जिस किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है वो पहुँच जाता है गाड़ी खरीदने, ठीक है? वो एक्सीडेंटल गाड़ी को वहाँ से खरीदता है, उसको वहीं डिसमेंटल करता है और उसके पास वहीं बेच देता है। उसके पास भी बड़े बड़े जेसीबी बोल्डर मशीन होता है, उसको कोई चोरी होने का डर भी नहीं होता। जिस रोड पे एक्सीडेंट होता है उसी रोड पर पटक देता है, इतना भारी पार्ट कोई उठा के भी नहीं जा सकता। उस केस में अभी उसने ग्वालियर में एक जेसीबी खरीदी और उसका एक पार्ट उसने महाराष्ट्र में बेचा, ठीक है? तो अब उसने एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बुक करी, यहीं से बैठे बैठे उसने ग्वालियर की कोई एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बुक कर ली, हाँ, जिसने ग्वालियर से माल उठाया और कहाँ पहुंचा दिया? महाराष्ट्र, मुंबई में पहुंचा दिया। तो ये मेरा जो क्लाइंट है तो रजिस्टर्ड था ना। अब ये अगर रजिस्टर्ड है तो फिर कहीं से भी उठाए कहीं भी पहुंचाए, रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ है? कोटा राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कोटा राजस्थान, ठीक है? मान लो ये मेरा क्लाइंट ना होता, अपन होते, और अपनी गाड़ी का कहीं पे एक्सीडेंट हो चुका होता और हमें गाड़ी कहाँ पहुंचानी है? सर्विस स्टेशन तक पहुंचानी है। तो मैंने वापस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कहा कि यार ग्वालियर में मेरी गाड़ी खड़ी है, उसको आपको कहाँ लेके जाना है? जयपुर सर्विस स्टेशन तक लेके जाना है। तो अपन तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो हमने गाड़ी हैंड ओवर कहाँ करी? ग्वालियर में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अब तुम ट्रांसपोर्टर कहीं का भी बुक कर लो, ट्रांसपोर्टर पहले मैंने कोटा का बुक कराओ या नहीं ग्वालियर का बुक कराओ के, या फिर मैंने वहाँ जयपुर पहुँचाने तो जयपुर का बुक कराओ, कुछ भी कराओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं होगा ना, सप्लायर और रिसिपेंट दोनों यही का है ना। भले ही तुम बाहर भेजो लेकिन तुमने हैंड ओवर तो इंडिया में ही करी होगी उसको, ठीक है? जहां हमने हैंड ओवर करा, ट्रांसपोर्टर चेंज हो रहा है तो दो अलग अलग ट्रांसपोर्टर मैंने बुक करे कि वो ट्रांसपोर्टर उसने ही करे, उसको कुछ भी करे, मुझे क्या मतलब? सिंपल है ना। वो 2 गाड़ी में लेके आए, 3 गाड़ी में लेके आए, जितनी मुश्किल सर्विस होगी उतना वो मेरे से पैसा ले लेगा, तो मैंने तो एक को ही पैसा दिया। और अब आप कह रहे हो कि नहीं सर कोई हाई नहीं बन रहा था ग्वालियर से जयपुर लाने के लिए, तो पहले आपको उसको कहीं अहमदाबाद पहुंचाना पड़ा मान लो, तो फिर आपने पहले ग्वालियर से अहमदाबाद एक ट्रांसपोर्टर बुक करा है, फिर अहमदाबाद से जयपुर आपने दूसरा ट्रांसपोर्टर, तो ये 2 सर्विस आपने 2 अलग अलग लोगों से ली। तो एक को ग्वालियर में दिया तो वहां ग्वालियर प्लेस ऑफ सप्लाई है, एक को अहमदाबाद में दिया तो वो अहमदाबाद प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है? हाँ मैंने नहीं लिखा किया, कहाँ लिखा हुआ है बता भी मेरे को, बुक दे। तो वो 38 क्यों बोल रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? सप्लाई ऑफ provided that where the transportation of goods
is to be placed outside India, the place of supply shall be the place of destination of such goods. करेक्ट है। तो उस केस में तो फिर जहां पे हमने पहुंचा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, एक्सपोर्ट माना जाएगा, IGST लग जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट होता है बेटा, आप तो सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और सर्विस तो आप किसी इंडिया वाले को ही दे रहे हो, सर्विस थोड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको डॉलर थोड़ी मिल रहा है, आपको तो पैसे रुपीज ही मिल रहे हैं, ठीक है यार, मतलब ये तो बार बार ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला ये एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं, आप लोगों को रीड करने हैं। देन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में वही गुड्स नहीं है, क्या है, पैसेंजर है, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। पहला, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल, रोड, एयर, वेसल, बोट, साइकिल, रिक्शा, बुलक कार्ट, कैमल। सालों ने बैलगाड़ी भी ले ली है ना, आपको और कुछ दिख रहा, मतलब बैलगाड़ी तक लेने का एक्सटेंट है और कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ यहाँ ले लिया इन्होंने, ठीक है। अब तुम गधे पे भी बैठ के जाओ तुम्हारी चॉइस से, तो उसमें भी यही रूल आएगा, ठीक है। हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है the place where passenger embarks on the continuous journey। embarks मतलब हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अब अगर चारुल कहे कि मैं मर्सिडीज में पूरे इंडिया का टूर करूंगी, ठीक है, तो भाई बैठेगी कहाँ से, कोटा से, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कोटा, क्योंकि चारुल क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, पर चारुल की मल्टी बिलियन कंपनी है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है मुंबई में। चारुल कह रही है कि मैं तो वापस कोटा से बैठूंगी, तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ का है, मुंबई का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, मुंबई। सिंपल है, ठीक है। चारुल मैंने बहुत सबर किया बेटा, ओके। नेक्स्ट इसमें पता है इसमें क्या है, अगला क्या है कि आपने ना ट्रांसपोर्टेशन अभी करा नहीं है, आपने तो एक पास दे दिया उसको, जैसे मेट्रो का पास होता है, परमानेंट पास बन जाता है, आप कहीं से भी चढ़ो कहीं से भी बैठो। तो उस केस में सर कैसे पता लगाओगे कहाँ से बैठा है, बाकी सब जगह तो बाबू की बस तुमने यहाँ से इंदौर की बुक करी, तो तुमने यहाँ से इंदौर करी तो भाई यहीं से लोगे आप, क्यों कोई I don't know। कोई रिश्तेदार है बाबू ट्रेवल्स के यहाँ पे? हाँ विधि, शुभी, चलो उनके घर की बात है। तो हमने बाबू की टिकट करवाई भाई यहाँ से इंदौर की, तो पता है ना जब टिकट ली तो बैठोगे कहाँ से, कोटा से, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कोटा है। हमने रिटर्न टिकट करवा दी सर, मीन्स एक दिन का काम था, तो रात को यहाँ बैठेंगे, अगले दिन सुबह इंदौर में एक दिन का काम करेंगे, फिर वापस वही बाबू ट्रेवल्स की टिकट करवाई इंदौर से कोटा की। तो जब रिटर्न टिकट करवाते हो तो रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी माना जाता है, और वहाँ के लिए भी फिर वहाँ का एम्बार्कमेंट क्या है, इंदौर। तो अब जब बाबू ट्रेवल्स सेम टाइम पे 2 टिकट इशू कर रहा है, वो 2 करे कि ना करे, वो एक तरीके से 2 टिकट इशू कर रहा है। पहली टिकट कोटा से एम्बार्कमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा है, दूसरी टिकट जब इंदौर से एम्बार्कमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंदौर। समझ में आ गया रिटर्न जर्नी, ठीक है। अब बाबू वाले ने तो यार बाबू का पूरा पास ही इशू कर दिया, या फिर अपन मेट्रो में ही लेते हैं, हर जहाँ पे भी मेट्रो होता है वहाँ पे मेट्रो का पास इशू हो जाता है। जैसे आप लोग, अभी दुबई गया था मैं, नसीब हो गया मुझे गलती से, तो दुबई में नॉल कार्ड बनता है उधर की मेट्रो का, वहाँ मेट्रो का रिचार्ज करवा लो, उस कार्ड का रिचार्ज करवा लो, फिर मेट्रो में
गए होंगे तुम लोग कहीं ना कहीं कार्ड के थ्रू, अगर आपने क्या कह रहा है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार मेट्रो। अच्छा, अब यहाँ दिल्ली की मेट्रो में भी सेम सिस्टम है कि अगर आप कार्ड ले लेते हो तो कार्ड 2 बार पंच करना पड़ता है, एंट्री में और एक एग्जिट में। उसी के हिसाब से आपसे पैसे कटते हैं कार्ड में से। एंट्री में पंच हो जाता है रिकॉर्डिंग सिस्टम के, आप यहाँ से चढ़े हो, फिर आप जिस मेट्रो स्टेशन से निकले हो, तो जिस डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो, अब आपने तो कार्ड एक बार में दे दिया, सर्विस एक बार में ही दे दी, तो कहीं से भी एम्बार्कमेंट कर सकता है, तो फिर क्या करें? तो उस केस में रूल है, राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच राइट। तो पता नहीं है भैया कहां से एम्बार्कमेंट होगा, उस केस में वापस से रजिस्टर्ड पर्सन है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये पहला और ये दूसरा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट व्हेन एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑन अदर केसेस। मतलब ये सबसेक्शन 2 वाला चलाइए, है ना, यही सारे लोग पिक्चर बनाते हैं। अभी ऊपर क्या कह रहा है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, नहीं है तो एम्बार्कमेंट। अब यहाँ एम्बार्कमेंट पता ही नहीं है, तो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड नहीं है तो तुम्हारे पास एड्रेस है तो एड्रेस, एड्रेस नहीं है तो जहाँ सप्लायर का लोकेशन है वो, ठीक है। अब इनके पास जनरली एड्रेस होता है, क्योंकि जब ये कार्ड इशू करते हैं तो उस कार्ड पे ये आपकी आईडी के अकॉर्डिंगली कार्ड इशू करते हैं, तो इनके पास ऑन रोड एड्रेस अवेलेबल है, तो जहाँ का एड्रेस है वही प्लेस हो सप्लायर। हाँ तो आपको बताना है, तुम्हें बताना है ना, ये तो बाबू वाला क्यों पूछा तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये तो तू बताएगा कि भैया जो बिल बनेगा वो मेरी फॉर्म से बनाना, और ये उसका जीएसटी नंबर है तो उसको पता पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कंटिन्यूअस जर्नी, ये वर्ड देखो यहाँ पे कि जब से आपकी कंटिन्यूअस जर्नी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो ये कंटिन्यूअस जर्नी जनरली रेल प्लेन के उसमें काम आती है। प्लेन में जब आप टिकट्स कराने लगोगे तो उसमें हम ये बात पहली बार में चेक करते हैं कि नॉन स्टॉप फ्लाइट है कि स्टॉप्स वाली फ्लाइट है, ठीक है, और अगर स्टॉप्स है बीच में तो कितने घंटे का हॉल्ट है। तो अब अगर मुझे जैसे अभी हमें कहाँ गया था, कराची की डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं इंडिया से, क्योंकि एयर रूट बंद कर रखा उन्होंने, तो दुबई गए, दुबई से कराची गए लोग भाग, मैं तो ट्रेन से गया धक्के गए, तो दुबई से फिर कराची गए। तो अब ये जो कंटिन्यूअस जर्नी हुई कराची की हुई, तो पहले दुबई गए, वहाँ पे हॉल्ट था, फिर दूसरा प्लेन पकड़ा और फिर कराची आए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जर्नी में पहला स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था, इंडिया से, तो इंडिया में दिल्ली से आपने फ्लाइट ली तो दिल्ली ही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब दुबई में रुको, दुबई के बाद तेहरान में रुको, लंबी लंबी फ्लाइट्स होती है जहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता है कि डायरेक्ट फ्लाइट पहुँचाई जाए, तो वहाँ से वही बस वालों की तरह नाके नाके से लोगों को उठा के फिर पहुँचाया जाता है, ठीक है। उस केस में जहाँ से आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वही एम्बार्कमेंट है। सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें पढ़ने हैं, बहुत तेज की जरूरत, लास्ट पढ़ लेते हैं। Place of supply of service on board a conveyance 1210 मीन्स अब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अलग हो गई, अब आप ऑन बोर्ड आ गए, मतलब कन्वेंस में आ गए, मतलब प्लेन में आ गए, ट्रेन में आ गए, आप क्रूज में आ गए, और वहाँ पे आप डिफरेंट सर्विसेज अवेल कर रहे हो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि प्लेन में है ना, हर सीट के आगे टीवी तो लगा होता है लेकिन बेकार होता है, कोई मूवी चला ही नहीं सकता, वो चलानी हो आपको मूवी तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो $10-20 की एक मूवी देते हैं कमी ने, और फिर कोई फ्लाइट वाले तो हेडफोन के भी पैसे अलग से मांगते हैं, ठीक है। तो अब इन सब के, अब वो जो सर्विस है, वो हेडफोन भी मैंने किराए पे लिया उनसे, बेच थोड़ी गए मेरे को, किराए पे लिया मैंने उनसे, और वो मूवी भी मैंने 3 घंटे क्या करो बेकार, ना मोबाइल चलाना ना कुछ, देख लो मूवी, तो मूवी भी देखी, उसके लिए $10-20 जो देने पड़े वो। तो ये जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेयंस फॉर द जर्नी। तुम कहीं से भी बैठे हो, वो भाई साहब जहां से चालू हुए थे वहां,
मतलब अब अगर ये सर्विस दिल्ली मुंबई ये जयपुर मुंबई ट्रेन में है, ठीक है, तो ट्रेन कहाँ से चली? जयपुर से, तो प्रेस सप्लाई क्या है? जयपुर, क्योंकि उसने पिक्चर कहाँ देखी मुझे क्या मालूम, है ना, समझेंगे नहीं? तो उस दे दो रहा एग्जाम्पल कि जयपुर मुंबई ट्रेन में तू कोटा से चढ़ा, पर ट्रेन कहाँ से चालू हुई थी? जयपुर से चालू हुई थी। तू रात को रतलाम पहुंचा, तेरे को कहा पिक्चर देख लेते हैं, उन्होंने ये सर्विस दे रखी थी भैया, तुम पिक्चर देख सकते हो आप। तो उस केस में अब तुझे जो उन्होंने मूवी की सर्विस प्रोवाइड करी है, कहाँ प्रोवाइड करी? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहाँ से तू चढ़ा वो नहीं, तूने रतलाम में सर्विस ली वो नहीं, तू बीच में भी तो ले सकता है, रतलाम तो मैंने बोल दिया। तो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई वहाँ से, जयपुर से, बिम्बो है क्या साले? ये जो सर्विस देगा एकदम तेरा सर्विस सप्लायर तो फिर वही चार्ज करेगा। वापस बोल, मैंने सुना नहीं, फिर बोल क्या है एग्जांपल? मतलब मैं तो रेसिपिएंट हो गया मैं, ट्रेन की सीजन जिसकी ट्रेन थी, जिसकी फ्लाइट थी, मतलब एयरलाइंस वाले जो थे, एयर इंडिया वाले, जेट एयरवेज वाले, वो ये सर्विस देते हैं ना आपको। बहुत कमी ना होते हैं एयरलाइंस वाले हर चीज का। एक बार तो एयर अरेबिया में तो पानी का कप का भी पैसा लेने लग गया। पानी मांगो तो पानी किसमें देता था? जैसे आइसक्रीम की कप आते हैं ना अपने, उसमें तो पानी दे जरा सा, तो वो सबको एक एक कप, 3 घंटे की फ्लाइट, एक एक कप सबको कॉम्प्लीमेंट्री। और चाहिए पानी, और चाहिए, पैसा लगेगा। एयर इंडिया वाले भले दारू पिलाते फ्री में, सब में, इकोनॉमी में। मतलब मैं एक बार एयर इंडिया में बैठ गया, पागल होगी पब्लिक में गए, छोड़ ही नहीं रहे को। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि इनको यहाँ से जाने ही नहीं था, दारू पीनी थी। हाँ गुजराती थे। सर्विस तो समझते हो ना आप लोग? हाँ, नहीं समझते तो क्लास के बाहर चल जाओ प्लीज, और मैं समझा देता हूँ, टाइम लगेगा तुम्हारा। हाँ समझते होंगे आप लोग। आप सब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस आपने सबने एक नई सिम कार्ड ले रखा होगा, कनेक्शन ले रखा होगा। हाँ, किसी का प्रीपेड होगा, किसी का पोस्टपेड होगा, किसी का अनलिमिटेड डेटा वाला होगा, किसी का 1 GB 1.5 GB वाला होगा, किसी का ईएलटी वाला होगा। जैसे मेरा गरीब का, मैं सिर्फ 6 GB सालाना वाला रिचार्ज कराता हूँ, साल भर में 6 GB। हाँ, किसी मेरे घर में वाईफाई है, मेरे ऑफिस में वाईफाई है। नहीं पढ़ाई रहा हूँ मैं पढ़ाई रहा हूँ। तो प्रीपेड, पोस्टपेड, डेटा रिचार्ज, ठीक है, फिर आपका फाइबर नेट, फिर फाइबर के साथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है, ये सारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में आती है। इन सब में जो प्रेस सप्लाई इस तरीके से कि जो वो जो सप्लाई है वो फिक्स्ड लाइन के थ्रू है। जैसे अभी हमारा फाइबर केबल, अभी हमने एयरटेल का फाइबर ले रखा है, तो फिक्स लाइन के थ्रू है ना वो, तो भाई जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है, मतलब बीसीसी की लोकेशन, ठीक है। देन सर पोस्टपेड है, तो पोस्टपेड है जो बिलिंग एड्रेस है वो, मेरा कनेक्शन एक पोस्टपेड था, तो पोस्टपेड कनेक्शन मेरा बिल कहाँ आता था? ऑफिस में आता था कि घर पे आता था? मान लेते हैं घर पे आता था, तो बिलिंग एड्रेस घर था, तो घर जहाँ लोकेशन है वही क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर प्रीपेड है, तो अभी है ना आउटडेटेड है। प्रीपेड में क्या होता है? आप रिचार्ज करवाते हो ना, तो पहले रिचार्ज के लिए दुकानों पे जाके रिचार्ज करवाने पड़ते थे कि नहीं करना? तो ये दुकानों वाला रिचार्ज है। लोकेशन में प्रीपेड वाउचर इज सोल्ड, जहां पे आपने वो पहले याद है आप लोगों ने पहले स्क्रैच करके कोड डालते थे अपन, वो उसी जमाने की बात हो रही है। अभी हाल फिलहाल तो प्रीपेड वाउचर सोल्ड थ्रू इंटरनेट, अब तो इंटरनेट के थ्रू ही होता है ना, तो जो आपका बिलिंग एड्रेस है वो मैं ऑनलाइन कर रहा हूं तो पता चलेगा मेरी लोकेशन का। बेटा जब अपन किसी ऐप पे लॉगिन करते हैं तभी अपना स्टेट, सिटी, एड्रेस सब बताते हैं, नहीं तो बिना उसके वो लॉगिन करने ही नहीं देता है।
तो अब आपने पेटीएम से करा, फ़ोनपे से करा, उनको आपका एड्रेस अच्छे से पता है और वो उसी बिलिंग एड्रेस पे आपका वाउचर बिल कर देते हैं। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।